नमस्कार दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका ड्राफ्ट आ चुका है और इसे मंजूरी भी मिल चुकी है और इस पे काफी मनोमंथन भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को अभी तक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या नहीं पता है और नहीं जानते हैं, क्योंकि स्कूल्स भी बंद है और कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत जो टीचर्स के साथ होता है, ये जानकारी या तो न्यूज में से जो जानकारी मिलती है उस आधार पे ही है। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ पेरेंट्स चिंतित भी है कि नया कुछ आने वाला है, ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली नया क्या आने वाला है और क्या होने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो इसलिए एक पेरेंट्स को जानकारी मिले, सारे पेरेंट्स को, उनके लिए। कुछ पेरेंट्स तो अभी अपने गांव में रुके हुए हैं तो वो टच में नहीं है किसी के, तो लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कुछ चीजें वो जान सकते हैं, जान रहे हैं। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, उन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। एक कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई है जो आपको दिखाता हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, जिसमें ये पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला जो पॉलिसी हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो 1968 में बनी थी। उसके बाद दूसरी पॉलिसी बनी 1986 में, पहली 68 में, दूसरी बनी 86 में, और उसके बाद कोई पॉलिसी बनी नहीं। 92 में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, लेकिन उसे पॉलिसी नहीं बोल सकते, इसलिए थोड़े बहुत चेंजेस लेके आए थे 92 में। ये जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, जो डिजाइन हुई है, वो उसके जो चीफ है, उसका जो पूरा प्रोफार्मा जो तैयार किया है, वो जो ढांचा जो तैयार किया है, वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन इनकी अध्यक्षता में हुआ है, जो हमारे देश के फॉर्मर इसरो के चीफ रह चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। एक वैज्ञानिक ने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसमें जो इनपुट लिए गए, जो सुझाव लिए गए, जो मार्गदर्शन इस पॉलिसी को बनाने के लिए जो मिला है, वो शिक्षकों से, प्रिंसिपल से और काफी सारे शिक्षाविदों से, यहाँ तक कि गांवों की पंचायतों से भी इसमें इनपुट्स लिए गए हैं और उस आधार पर यह ढांचा बना हुआ है। एमएचआरडी का सबसे पहली चीज तो, एमएचआरडी जो है, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं, वो अब शिक्षा मंत्रालय बन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। कुछ तो बदलाव दिखेगा नाम में है, लेकिन जो मूल ढांचे में जो बदलाव है, जो ड्राफ्ट जो कहता है, मैं बताता हूं। अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो है 10+2 का सिस्टम। 10+2 के सिस्टम में क्या होता है कि 12 साल की जो स्कूलिंग है उसमें 6 साल का जब बच्चा होता है तो पहली कक्षा में उसको एडमिशन दिया जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है। फिर 1 to 8 उसका प्राइमरी एजुकेशन होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक। और इस दौरान बच्चे का इवेल्यूशन या असेसमेंट की जो अलग अलग तरीके हैं वो होते हैं, जिसको आप लोग एग्जाम्स कहते हैं। वो एग्जाम वाला सिस्टम बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से देखने लगता है कि असेसमेंट होता है, रीडिंग, राइटिंग या ओरल टेस्ट हो गया, जो भी हो गया, या कोई प्रोजेक्ट्स बना के देने हैं, एक्टिविटीज करनी है, सब। फिर क्लास 9th और 10th में जब बच्चा जाता है, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं, तो 10th में बच्चे का बोर्ड एग्जाम होता है। फिर ऐसे ही 11th और 12th, जिसको हम हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, जबकि बच्चों को 10th के बाद कौन से फील्ड में जाना है। अगर उसे इंजीनियर बनना है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स ले लेगा। अगर मेडिकल में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लेगा। और अगर आर्ट्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, तो वो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स लेता है। तो और कॉमर्स में जाना है तो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स लेके बच्चा सीनियर सेकेंडरी करता है। ओके, तो अब 11th 12th, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, ये प्रेजेंट सिस्टम है, जिसमें 12 साल का मॉनिटरिंग होता है बच्चे का, कि वो स्कूल लाइफ में उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, जिसमें रिजल्ट्स होते हैं या जो एनालिसिस होता है, एट द एंड हम जब देखते हैं तो ये 12 साल का टोटल स्कूलिंग का पीरियड होता है, 12 साल का कोर्स हो गया। ठीक है। अब जो नया है 5+3+3+4, ये फॉर्मेट में है। तो 5+3+3+4 का फॉर्मेट मतलब 15 साल की स्कूलिंग। तो ये 15 साल की स्कूलिंग कैसे हुई और इसमें क्या खासियत है, मेन चीज जो जानने वाली है, जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं, जिसमें एंट्रेंस लेवल जो है प्री स्कूल में वो 3 साल का है। 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, 3 साल या उससे ज्यादा, तो बच्चे का एडमिशन होता है नर्सरी में।
अब नर्सरी या प्री स्कूल जिसको हम बोलते हैं, नर्सरी, जूनियर और सीनियर, ये 3 साल मिलके एक प्री स्कूल होता है। तो ये प्री स्कूल की जो सिस्टम है, वो सिस्टम में हर एक प्री स्कूल अपने अपने तरीके से बुक्स लगवाता है या अपने तरीके से सिस्टम से अपनी स्कूल चलाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन जो पूरी तरह से रेगुलराइज किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा, और ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएगा। ओके, तो ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आने के बाद बच्चे का जो मॉनिटरिंग है वो शुरू होता है ये एज से, प्री स्कूल के एज से। तो प्री स्कूल के ये 3 साल हो गए और उसका क्लास 1 एंड क्लास 2 मतलब अप टू 2nd स्टैंडर्ड, तो 5 साल हो गए। नर्सरी, जूनियर, सीनियर, 1st एंड 2nd, ऐसे 5 साल। तो ये 5 साल जो है इसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, फाउंडेशन स्टेज, जिसमें एग्जाम नहीं होगी, ओनली एक्टिविटीज होगी, और एक्टिविटी ही होगी जिसमें एग्जाम नहीं होगा। तो जिस पेरेंट्स ये नहीं सोचे कि भाई इसमें एग्जाम भी लेना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों पे स्ट्रेस लाती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है कि टोटली एक्टिविटी बेस्ड। उसके बाद क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक उसमें प्रिपरेटरी स्टेज जो है, ये इसको प्रिपरेटरी बोला जाएगा 3 to 5 में। तो इसमें एक्टिविटीज के साथ साथ स्टडीज भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब स्टडीज जब इंट्रोड्यूस हो रही है तो इसमें लैंग्वेज जो है, जो यूज होती है लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कंपलसरीली इंग्लिश होती है, या नर्सरी से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के पीछे पेरेंट्स पड़े रहते हैं और उसमें कई बार दिक्कतें भी आती है। तो अब यहाँ पे जो है बच्चे के जो मदर टंग है या जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं, हर घर में गुजराती बोली जाती है, तो यहाँ पे बच्चे को जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो उसको समझाया जाएगा, वो उसको गुजराती लैंग्वेज में समझाया जाएगा। ये बच्चे के इसमें अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तौर पे देखा जाएगा। ये एक डिफरेंस होगा बहुत बड़ा। और इसमें मिशनरी तौर पर, मतलब एक क्या बोलते हैं, चैलेंज के तौर पर लिया जाएगा कि ये काम जिसमें बच्चे को लिखना, पढ़ना और मैथ्स समझना, ये चीजें 3rd स्टैंडर्ड से आ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा वर्कआउट होगा। ये होगा क्लास 3 to 5 के लिए, जिसको हमने कहा है प्रिपरेटरी स्टेज। ओके, अब जो अगला स्टेज है जिसको मिडिल स्टेज कहा है, जो है क्लास 6 से लेके 8 तक, 6th, 7th और 8th। इसमें अब वोकेशनल कोर्स एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो वोकेशनल कोर्स जैसे कि टेलरिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया या पॉटरी हो गया, कोई भी कोर्स हो सकता है। और साथ साथ में कंप्यूटर कोडिंग, ये भी इसमें आएगा। साथ में मैथ्स है या साइंस है, आर्ट्स है, और एनी इंडियन लैंग्वेज। अब बच्चे को एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज बच्चा एक्स्ट्रा ले पाएगा इसमें। अभी तक मदर टंग था, अब इसमें इंडियन लैंग्वेज भी वो ले पाएगा। इसमें इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज भी कर सकेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है तो शायद हो सके कि, क्योंकि अभी तक इसका क्लैरिटी कहीं हुआ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा क्लियरली बातें जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स है मेंशन नहीं है, लेकिन समय आते आते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब क्लास 9 to 12 ये हो गया 6 to 8 में, जहां पे वोकेशनल कोर्स आएगा। तो बच्चे को कुछ न कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो उसके लाइफ में बहुत सपोर्टिव होगी, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता हो जो काम में, वो काम उसको सीखने को मिलेगा। आगे क्लास 9 to 12 में है, इसको सेकेंडरी कहा जाएगा। अभी तक क्या था, 9th, 10th सेकेंडरी और 11th, 12th सीनियर सेकेंडरी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 9th, 10th, 11th, 12th मिल के होगा सेकेंडरी। ओके, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सब्जेक्ट्स के बारे में कैसा होगा, सब्जेक्ट चॉइसेस। जैसे बच्चे 11th में बच्चे क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना है तो जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट ले लिया। मेडिकल में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायो ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चे को मेडिकल फील्ड में जाना है, उसके लिए बायो कंपलसरी, तो वो बायोलॉजी कंपलसरी करेगा। और साथ ही साथ वो म्यूजिक लेना चाहे तो म्यूजिक ले पाएगा। ऐसा अप्रोच यहाँ पे रहेगा। इसमें फॉरेन लैंग्वेज अगर बच्चा लेना चाहे 9 to 12 में, और जो स्कूल ऑफर करती हो फॉरेन लैंग्वेज, तो वहां पे फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चा ले सकेगा। ओके, अब सिलेबस कैसा होगा, बुक्स चेंज हो जाएगी या फर्दर गाइडलाइंस कैसी होगी, ये सारी चीजें अभी तक उतनी हमें भी क्लियर नहीं है। जैसे ही गाइडलाइंस आएगी, इससे रिलेटेड सर्कुलर्स आएंगे स्कूलों को, तब ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत इसको सिर्फ समझें, और समझने के बाद
एक मानसिकता बनाए कि इसको हमें एक्सेप्ट कर, सब जगह तो हो चुका है, हमें एक्सेप्ट करना है और अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कैसे हो, बच्चे इसमें से पॉजिटिविटी क्या लेके आए और बच्चों का जो पर्सनालिटी है, जो कैरेक्टर है, वो कैसे बिल्टअप हो, इसके लिए हमें खास करके ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अब स्कूलिंग हो गई, चलो 12th हो गया, बच्चे ने कर लिया 12th, तो 12th में अब इसमें थोड़ा सा और भी है कि एग्जाम वाला सिस्टम मैं आगे बताता हूं कैसा है। पहले मैं आपको आफ्टर स्कूलिंग क्या होगा, ग्रेजुएशन कैसे करेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। ग्रेजुएशन होगा 4 साल का। अब 4 साल के ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर होगा सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर होगा डिप्लोमा, थर्ड ईयर होगा डिग्री। अब 3 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर बच्चा चाहता है या कैंडिडेट चाहता है कि मैं कहीं जॉब करूं या तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर करूं, तो वो कर पाएगा और उसे अगर वहां तक स्टॉप करना है तो कर सकता है। अदरवाइज उसको डिग्री जो है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट है वो तभी मिलेगा जब वो 4 साल कंप्लीट करेगा और 4th ईयर होगा रिसर्च का, 4th ईयर उसको रिसर्च के लिए दिया जाएगा। अब ये 4 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो है 1 या 2 साल का। अब जो बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का किया हुआ है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। मतलब आफ्टर 12th उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 5 साल वैसे भी देने ही पड़ेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने 4 साल का कंप्लीट ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा। इसका मतलब उसके लिए भी 5 साल हो गया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी को करना है तो उसको 5 साल देने ही देने हैं। ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, या तो ग्रेजुएशन के 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल, इस तरह से। एमफिल नहीं रहेगा और पीएचडी एज यूजुअल 4 साल का है। इसमें यूनिवर्सिटीज या कॉलेज लेवल पे जो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होंगे वो सिलेबस करिकुलम इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस जैसे कि फीस से रिलेटेड है या सैलरी से रिलेटेड है या स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, ये सारी चीजों का डिपार्टमेंट अलग है, और रिजल्ट के लिए जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। टीचर ट्रेनिंग जो है वो 4 साल की हो जाएगी। 4 साल टीचर्स को कंपलसरीली बीएड करना पड़ेगा। अभी 2 साल का है, पहले 1 साल का था, अभी 2 साल का हो चुका है। आने वाले वर्ष में शायद 3 साल का हो जाए या तो सीधा 4 साल का हो जाए। अभी इसका कोई डिक्लेरेशन कुछ आया नहीं है, बट वेरी सून विल गेट इट कि 4 साल का कोर्स अगर एजुकेशन पॉलिसी कहती है तो 4 साल का होने वाला है। तो टीचर्स को 4 साल करना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है, जो प्रेजेंट टीचर्स हैं, उनके लिए भी कुछ कोर्सेस हैं। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए एनआईओएस ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 2 साल का जो डीएलईडी कोर्स किया है, वो करने के बाद टीचर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ऐसे ही कुछ कोर्सेस और भी आ सकते हैं, ये चीज को ध्यान में रखते हुए, जो प्रेजेंट टीचर्स हैं उनके लिए। ओके, अब इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये सेंटर से डिसाइड हुई है। ओके, ये सेंट्रल बॉडी है। अब इसमें स्टेट अलग से अपनी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पाएगा, ये एक चीज है। इसलिए यहां पे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी जो है पूरे देश में इस पॉलिसी की वजह से एजुकेशन में आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स जो है, इसमें 360, जैसे कि मैंने रिपोर्ट कार्ड की जो एग्जाम की बात की थी उसी में, तो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बनेगा। जो रिजल्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, तो मार्क्स के साथ साथ बच्चे का सेल्फ असेसमेंट है, उसके दोस्तों के द्वारा किया गया असेसमेंट है, उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ फीडबैक या रिपोर्ट्स को देने पड़ेंगे स्कूल को, वो हो गया। पेरेंट्स के द्वारा भी कुछ इनपुट्स उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए मिलेंगे, टीचर्स के द्वारा भी रिपोर्ट कार्ड, टीचर्स तो करते ही, और साथ ही साथ उसके सोशल एस्पेक्ट्स हो गए, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए या साइकोमोटर स्किल्स हो गए, ऐसे अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें आएगी, जिससे बच्चा 9 to 12 स्टैंडर्ड अगर वो करता है तो कैसे उसका आउटकम जो है 12 स्टैंडर्ड होने के बाद वो कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा, कैसे रहा, वो सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी। अब इसमें 9 to 12 स्टैंडर्ड में जो एग्जाम सिस्टम है, वो एग्जाम सिस्टम में सेमिस्टर एग्जाम्स होगी। 9th स्टैंडर्ड के 2 सेमिस्टर्स, 10th के 2 सेमिस्टर्स, 11th के 2 सेमिस्टर और 12th के 2 सेमिस्टर्स। अब ये सेमिस्टर में जब बच्चा 8 सेमिस्टर्स क्लियर करेगा तभी बच्चे को सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ये 4 साल का जो कोर्स है, जैसे कि 5+3 5 साल फाउंडेशन के, 3 साल प्रिपरेटरी के, फिर 3 साल मिडिल के, और जो 4 साल है वो है सेकेंडरी के। इस तरह से उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होगी। वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि 3 साल के एज में बच्चा स्कूल जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें स्कूल के तरफ से जो हो रही, ऑलरेडी बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो आफ्टर 3 एडमिशन करवाते ही हैं, तो उसमें इशू नहीं है।
जो स्ट्रेस वाला माहौल है वो नहीं होगा। अगर पेरेंट्स एकेडमिक्स को लेके या रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा बच्चों को स्ट्रेस ना करे तो इसमें वो स्ट्रेस होने वाला नहीं है। मदर टंग में या तो रीजनल लैंग्वेज में होने की वजह से जो घर में हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में एजुकेशन होने की वजह से फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज पर स्टूडेंट पेरेंट के लिए काफी कंफर्टेबल होगा। इवन पेरेंट्स भी कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन इसमें कुछ पेरेंट्स को दिक्कत होगी जिनके जॉब ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि बच्चा अभी सेकंड स्टैंडर्ड में और मेरी नौकरी कहीं और चली गई। अभी समझो मेरा ट्रांसफर हो गया तमिलनाडु। अब गुजरात से अगर मैं तमिलनाडु जाता हूं या गुजरात से मैं कश्मीर चला जाता हूं या कहीं राजस्थान चला जाता हूं या महाराष्ट्र चला जाता हूं या किसी भी स्टेट में चला जाता हूं, तो वहां पे जो थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चे को जो डिफिकल्टी आने वाली है वो थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसमें होंगे। प्राइवेट स्कूल की चूंकि बात नहीं है या इंग्लिश मीडियम की ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो शायद हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अपना जो कंटिन्यूएशन है वो इंग्लिश मीडियम में ही रखें, तो बच्चों को एक कॉमन लैंग्वेज मिल जाए। या तो हिंदी मीडियम स्कूल्स हिंदी में रखेंगे तो वो एक कॉमन लैंग्वेज मिले, शायद ऐसा हो सकता है। या तो वो फ्रीडम का कुछ न कुछ उसमें जरूर रास्ता निकलेगा, क्योंकि बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये पॉलिसी बनी है, तो डेफिनेटली इसमें भी सोल्यूशन होगा ही होगा। प्राइवेट स्कूल्स कैन डेवलप देमसेल्व्स एज नॉलेज एक्सेलेंस सेंटर। अभी प्राइवेट स्कूल्स जो है अपने आप को वो डेवलप कर सकते हैं। जो करिकुलम डिजाइन करना है वो प्राइवेट स्कूल्स को उतना फ्रीडम मिलेगा, टीचर्स को फ्रीडम मिलेगा। और जैसे कि बात की हमने वोकेशनल सब्जेक्ट्स की, तो उसमें लोकल लोग हैं। जैसे कि अभी पॉटरी के में किसी को इंटरेस्ट है और हमको पॉटरी इंट्रोड्यूस कराना है, तो पॉटर जो है वो कैसे चीजें बनाता है, कैसे मटकियां बनाता है, कैसे डिजाइन करता है, मूर्तियां बनाता है तो कैसे बनाता है, जो भी चीजें वो बनाता है, तो वो सारी चीजें वहां लोकल जो पॉटर होंगे उनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। या तो फिर एनजीओज का इन्वॉल्वमेंट होगा, एनजीओज का भी उसमें अपना रोल होगा जो स्कूलों को काफी हेल्प करेगा। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। कॉमन स्टैंडर्ड्स होंगे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स के लिए। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स इन दोनों के लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे और दोनों का जो एक गैप है, बहुत बड़ा लर्निंग गैप है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश होगी। देखते हैं ये कैसे होगा, वी डोंट नो, बट दिस इज ऑल मेंशन्ड इन द पॉलिसी। ये पॉलिसी में मेंशन है। टीचर्स को फ्रीडम होगा अपना करिकुलम डिजाइन करने का, तो टीचर्स भी थोड़ा फ्री महसूस करेंगे और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यूनिवर्सल एक्सेस होगा हर एक लेवल पे, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लेवल पे क्यों ना हो, मतलब प्री प्राइमरी लेवल पे क्यों ना हो, तो यूनिवर्सल एक्सेस सबके लिए रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरह से हम कर पाएंगे। एक बहुत बढ़िया बात यह है कि दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को हमारा देश वेलकम करेगा, उनको बुलाएगा और वो यहाँ पे अपने जो सेंटर्स है वो खोल सकेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस यहाँ पे खोल सकेंगे। जिससे क्या होगा कि जो भारतीय यूनिवर्सिटीज है, जो अपने देश की यूनिवर्सिटीज है, उनमें एक कंपटीशन होगी और उसके चलते कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैंडर्ड्स है यूनिवर्सिटी का वो अपने आप ऊपर आएगा। पहले ऐसा था कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज अगर भारत में आना चाहे तो उसके लिए काफी बड़ी एक रकम थी, 50 करोड़ जैसा कुछ उनको डिपॉजिट करना पड़े और फिर आगे की बहुत सारी प्रोसेस थी, तो इसके चलते बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं आती थी। लेकिन अब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए हैं, इसलिए कम किए हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे आए और कॉलेज में जो बच्चों की जो एडमिशन प्रोसेस होती है, जो यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस उसमें आ जाए, इसलिए ये किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, वी शुड वेलकम फॉर दिस। फिर सम क्वेश्चंस जो हम आंसर अभी नहीं दे पाएंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 50% जो पॉपुलेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल्स के लिए स्पेशली अलग से कुछ इसमें मेंशन नहीं है। हाँ, एक चीज है कि फीस रेगुलेटरी जो अभी जैसे एफआरसी है, फी रेगुलेशन कमेटी जो है, तो फी को रेगुलेशन करने की जो कवायद है वो इसमें भी मेंशन है, वो अभी चल भी रही है और जो इसमें भी है, तो वो शायद है। बाकी अलग से कोई उसमें प्रोविजन दिया नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसकी इफेक्टिवनेस में, पॉलिसी जो है उसकी इफेक्टिवनेस लाने में, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फिर जो लर्निंग गैप दूर करने की बात हुई है उसके लिए ये कैसे मिनिमाइज होगा, कैसे होगा, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे या गाइडलाइंस आएगी तब हमें इसके बारे में पता चलेगा। क्या हम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए तैयार है? आर वी रेडी? स्कूल सारे अभी बंद पड़े हुए हैं, लॉकडाउन में है, ओके, कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से, और अभी 6 महीना 7 महीना जैसा रह गया है ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हमें करनी पड़ेगी, मतलब लागू होने के लिए। मार्च
2021 से लागू होगी। तो ये 6-7 महीनों में जो तैयारी है वो तैयारी हो रही होगी। अभी डेफिनेटली बोर्ड भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सारे बोर्ड्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे कर रहे होंगे, स्कूलों को अपनी तैयारी करनी होगी। लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में सब कुछ कैसे होगा, ये एक सवाल है। लेकिन अगर पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट और समाज के सभी लोग एक साथ इकट्ठे कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर साथ में सब करेंगे तो हो पाएगा। ये जो पीपीटी मैंने बनाई थी, ये पीपीटी आप सबको सिर्फ एक जानकारी मिले कि एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है, कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन तक की बात जाए, पता चले। एक पेरेंट ने रिक्वेस्ट की थी मुझे, इसलिए मुझे लगा कि एक पीपीटी बना के या कुछ प्रेजेंटेशन बना के पेरेंट्स तक ये पहुंचाने की कोशिश करूं कि जो ढांचा बना है वो ढांचा थोड़ा बहुत सबके ध्यान में आ जाए। इसलिए इस बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स है, कुछ राय है, कुछ सुझाव है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे बताएं, मुझे रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ध्यान से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।